हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो यस, माय नेम इज ऋतिक कुमार एंड माय ब्यूटीफुल एंड क्यूट सा चैनल पार्थ फिजिक्स पर आपका स्वागत करते हैं। तो आज का ये लेक्चर नंबर प्रकाश के परावर्तन क्लास 10th का 9वां लेक्चर होने वाला है। इससे पहले 8 लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आप वो 8 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो 8 लेक्चर जरूर देखें, तभी इस लेक्चर को देखिएगा, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। देखिए, पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने क्या कर रहे थे। हम लोग अवतल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में बात कर रहे थे। उसके लिए आपको 4 नियम बताए, प्रतिबिंब बनाने का 4 नियम, और उस 4 नियम के आधार पे हम लोगों ने अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना सीखे थे। और अवतल दर्पण में 6 केस के बारे में हम लोग को बात करना है। उसमें से हम लोगों ने 2 केस के बारे में बात कर चुके हैं। जैसे केस नंबर 1 क्या था, जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। यह था केस नंबर 1। केस नंबर 2 था जब वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पे रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो पहला केस, जब वस्तु को मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा था। हाँ, वो वस्तु से बड़ा बन रहा था और काल्पनिक बन रहा था, राइट। और जो दूसरा था यानी केस नंबर 2, उस केस में हम लोगों ने यह बात किया था कि जब वस्तु को मुख्य फोकस पे रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, वो भी वस्तु से बहुत बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा 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 क्या होता है, उल्टा होता है, राइट। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उससे आगे बात करेंगे और केस नंबर 3 की बात करेंगे। केस नंबर 3 की बात करेंगे। केस नंबर 3 क्या है। केस नंबर 3, पहले तो 2 केस आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। केस नंबर 3 वो केस है जहां पे वस्तु को हम लोग मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में। तो आइए जरा रख कर देखिए, जब वस्तु को मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र, जब वस्तु को मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तब प्रतिबिंब। आइए जरा पहले फिगर को समझते हैं, उसके बाद जो जो चीजें हमें दिखाई देगा उसको रखेंगे। चलिए, यहां पे एक हमारे पास है एक अवतल दर्पण, और ये हो गया इसका प्रधान अक्ष, और ये हो गया इस दर्पण का ध्रुव। अगर ये दर्पण का ध्रुव तो ये इसका हो गया मुख्य फोकस और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। वस्तु को कहां रखा गया है, मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में, यानी कि मुख्य फोकस ये और वक्रता केंद्र ये, इसके बीच में, यानी यहां कहीं पे वस्तु को रखा गया है। तो आइए जरा यहां पे हम सबसे पहले इस वस्तु को रखते हैं ऐसा। अब हमारा काम है इसका प्रतिबिंब बनाना। तो प्रतिबिंब बनाने का हमने आपको 4 तरीका बताया, 4 नियम बताया। रूल नंबर 1, इस प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होगा तो मुख्य फोकस से जाएगा। रूल नंबर 2, जस्ट उसके अपोजिट, कोई किरण अगर मुख्य फोकस से होकर के दर्पण पे आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात वो दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है। रूल नंबर 3, अगर कोई भी वक्रता केंद्र से होकर के आपतित होता है तो वो हमेशा दर्पण के सतह पे लंब होता है, और जब वो लंब है तो एंगल I का मान 0, तो एंगल R भी 0, यानी कि जैसे आया है वैसे ही वापस लौट जाएगा।
रूल नंबर 4, अगर कोई किरण इस दर्पण के ध्रुव पर इस प्रधान अक्ष के साथ जितना डिग्री का कोण बना करके आपतित होता है, परावर्तन के पश्चात उतना ही डिग्री से परावर्तित भी हो जाता है। तो कहने का मतलब है ये जो रूल नंबर 4 था वो कोई दूसरा एक्स्ट्रा रूल नहीं था, वो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R ही था। तो आई होप कि आपको इतना बात समझ में आया होगा। तो इन्हीं चारों में से हम दो नियम का यूज करके इसका प्रतिबिंब, और ये बात अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाकर के पीछे वाला वीडियो जरूर अवश्य देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा, प्रतिबिंब बनाने तभी आएगा जब वो 4 नियम आपको पता होगा। तो आइए जरा इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। रूल नंबर 1, और हम बताए भी थे कि रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 3 आपका 90% जो होता है प्रतिबिंब बनाएगा, बाकी 10% के लिए आपको रूल नंबर 2 और रूल नंबर 4 का यूज करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 से ही इसका भी प्रतिबिंब बनेंगे। देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर कोई किरण समानांतर आएगा तो जाएगा मुख्य फोकस से। तो इसका जो शीर्ष है, जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, इस एरो से होकर के इस प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण ऐसे आपतित करा दीजिए। ऐसे समानांतर आपतित हुआ तो ये हमेशा परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगा, मुख्य फोकस से ऐसे होकर के निकल जाएगा। दूसरी किरण आपको ऐसी लेनी है जो कहां से जाए, इसके वक्रता केंद्र से, लेकिन ये भी वक्रता केंद्र से तो जा ही जाए, साथ ही साथ इसके शीर्ष से भी टच करना चाहिए। तो आइए जरा इसको शीर्ष से टच कराते हुए निकालते हैं। ये ऐसे समानांतर आपतित हुआ, सॉरी ऐसे गया और ऐसे ही वापस लौट जाएगा। और देखिए जरा ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहां पे काट दी, इसका मतलब इसका यहां पे प्रतिबिंब वास्तविक बना है। क्या बना है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है। क्यों वास्तविक बना है, क्योंकि ये दोनों किरणें रियल में कट रही है, वास्तव में कट रही है, इसलिए इसका प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है। अब सुनिए ध्यान से, अब लिखते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे कि दर्पण के सामने, सबसे पहले वास्तविक, पहले लिखिए वास्तविक एवं उल्टा। जरा देखिए उल्टा है, मतलब देखिए इसका एरो ऊपर था तो एरो इसका नीचे आ गया। दूसरा पॉइंट कहां बना है, दर्पण के सामने सी से परे, यानी सी से दूर, परे मतलब सी से दूर। इसको ऐसे भी कहते हैं सी और अनंत के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। और कहीं कहीं पे लिखता है सी से परे, तो सी से परे का मतलब वही सी से दूर, बस और कुछ नहीं। तो यहां पे लिखिए वास्तविक एवं उल्टा। दूसरा हो जाएगा आपका दर्पण के सामने, दर्पण के सामने सी से परे, सी से परे। ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख लीजिए सी एवं अनंत के, इंफिनिटिव के बीच, मतलब अनंत के बीच में बनता है। अनंत मतलब बहुत दूर, इसके कंपैरिजन में, एट कंपेयर टू इससे, इसके कंपैरिजन में कोई डिस्टेंस अगर बहुत दूर है तो उसको अनंत कहेंगे। अनंत एक रिलेटिव टर्म है, एक सापेक्षिक पद है, और वो कोई भी दूरी अनंत हो सकता है। बस कंपेयर, हम देखते ही है कि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं। अगर बहुत 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 छोटी दूरी से अगर किसी बड़ी संख्या, इतना को कहने का मतलब देखिए है क्या कि ये इस बोर्ड को हम देख रहे हैं तो हमें एक टाइप में पूरा छोड़ दिखाई दे रहा है, तो ये मेरे लिए अनंत नहीं है। लेकिन सोचिए अगर इस बोर्ड पर यहाँ पे एक चींटी होती, क्या होती, एक चींटी, तो उसके लिए तो केवल बोर्ड ही दिखाई देता, यानी उसके लिए ये बोर्ड क्या हो जाता, अनंत। तो वही चीज है, कंपेयर से हम बताते हैं कि कोई चीज अनंत है कि नहीं। तो आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, वस्तु से बड़ा है या छोटा है। तो मेरे ख्याल से तो वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3। तो आप इस फिगर को एक बार देखिए और इस फिगर को समझने का प्रयास करिए, और उस जो ये फिगर जो है, जो जो चीज फिगर में दिखाई दे रहा है वही लिखे।
तो आप उसको रटने मत जाइए, सिंपल सा एक काम करिए कि इस फिगर को समझिए। अगर ये फिगर आपको समझ में आ गया तो वो रटने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जामिनेशन में ऑटोमेटिक लिख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन पूछेगा यही, जब अवतल दर्पण में वस्तु को मुख्य फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में रखेंगे, सॉरी वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब सिंपल सा दर्पण के सामने सी से परे, या तो सी से परे या सी एवं अनंत के बीच में वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। तो ये था केस नंबर 3। आइए जरा केस नंबर हम 4 की बात करते हैं, और इसको एक बार नोट डाउन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। केस नंबर 4, जब वस्तु मुख्य फोकस नहीं अब की बार वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु मुख्य फोकस पर नहीं, इसको मिटा दीजिए और यहां पे लिखिए कि जब वस्तु को मुख्य फोकस, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, वक्रता केंद्र पर के बीच हटा दीजिएगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो ये फिगर भी हटाना पड़ेगा। चलिए गौर से सुनिएगा। ये है हमारे पास एक अवतल दर्पण और ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष, और ये है इसका वक्र मुख्य फोकस, और ये है इसका वक्रता केंद्र, और वस्तु को रखा गया है वक्रता केंद्र पे। आइए जरा इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है? आएगा समानांतर तो जाएगा मुख्य फोकस है, तो समानांतर यहां से एक आपतित कराइए किरण, ऐसे समानांतर आया तो गैस जाएगा मुख्य फोकस से, यानी ऐसे निकल गया। अब देखिए यहां पे रूल नंबर 3 हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन यहां पे हम रूल नंबर 2 का यूज करके प्रतिबिंब बनाएंगे। रूल नंबर 3 नहीं क्यों कर सकते? क्योंकि वस्तु सी पर है ही, तो दूसरा किरण सी से कहां से खींचेंगे, इसलिए हम लोग रूल नंबर 2 हम लोग यूज करेंगे। तो रूल नंबर 2 कहता क्या है कि जाएगा मुख्य फोकस से तो समानांतर होकर के परावर्तित हो जाएगा। तो एक किरण इसके मुख्य फोकस से ऐसे आपतित करा दीजिए और समानांतर ऐसे कोई किरण निकाल दीजिए। जरा देखिए तो ये दोनों किरणें एकदम एज इट इज यहीं पे कट रही है, गौर से देखिए, सी के सामने ही कट रहा है। मतलब मित्रों जरा गौर करिएगा, यहां पे हमको दिखाई ये दे रहा है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे बन रहा है। तो आइए जरा लिखिए, सबसे पहले तो वास्तविक है, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक है तो उल्टा हो गए। रूल नंबर पॉइंट नंबर 2 क्या है? दर्पण के सामने, कहां पे? सी पर ही, दर्पण के सामने सी पर। और पॉइंट नंबर 3 वस्तु के बराबर है। क्या है? वस्तु के बराबर। ये 3 बातें आपको इसमें याद रखना है। यानी कि जब वस्तु को हम अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर ही हाइट का बनेगा। यानी जितना, मतलब हम अगर खड़े हो तो हमारा हाइट जितना होगा प्रतिबिंब में भी हमको उतना ही बड़ा हाइट दिखाई देने वाला है। तो ये था आपका पॉइंट रूल केस नंबर 4। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और हम अगले केस नंबर 5 की बात करते हैं। अगली बार वस्तु को सी से परे रखेंगे, सी से परे यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सी से परे या सी एवं अनंत के बीच में। तो आइए जरा इसको रखिए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच, या इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे सी से परे,
सी से परे, ऐसा भी लिखा होगा। आइए जरा इसको रखते हैं और सबसे पहले इसको हटाते हैं। जरा रखिए इसको। ये है हमारे पास अवतल दर्पण और ये हो गया इसका प्रधान अक्ष, जिसका ये ध्रुव हो गया। ये हो गया इसका मुख्य फोकस और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। वस्तु को अबरी बार हमने यहां पे रखा है सी से परे, यानी सी और अनंत के बीच में। तो वही देखिए यहां पे हम रूल नंबर 1 लगाएंगे। रूल नंबर 1 क्या होता है, क्या है कि समानांतर किरणें आपतित होंगी तो मुख्य फोकस से जाएंगी। तो पहले आपतित कराइए एक समानांतर किरण, ऐसे आया, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगा। थोड़ा पहले कट गया, हाँ अभी सही है। ये कहां से गया है, मुख्य फोकस से होकर के गया। और रूल नंबर 3 क्या कहता है, यहां पे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 से। रूल नंबर 3 वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा तो वापस वक्रता केंद्र से ही लौटेगा, यानी ऐसे। जो एरो बना रहे हैं उसमें जरा गौर करिएगा। ये ऐसे आया और ऐसे चला गया, ये ऐसे आया और पुनः इसी माध्यम से, इसी रास्ते से वापस लौट गया। तो जरा देखिए यहां पे ये दोनों किरणें कट रही है, इसका मतलब इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां पे बन रहा है। और जरा गौर करिए, सबसे पहले तो वास्तविक किरणों के कटने से बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। तो इसको पहले लिखिए, वास्तविक। और वास्तविक और उल्टा भी दिखाई दे रहा है, और वास्तविक हमेशा उल्टा होता भी है। दूसरा क्या, दर्पण के सामने है, लेकिन है कहां पे, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो लिखिए इसको, दर्पण के सामने एवं सी एवं एफ, दर्पण के सामने सी एवं एफ के बीच। तीसरा जरा देखिए, ये जो प्रतिबिंब बना है वस्तु से छोटा बना, तो इसको भी लिखिए, पॉइंट नंबर 3 में लिखिए, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से छोटा। तो ये था केस नंबर 5। मैं फिर बोलूंगा कि आपको वो सब चीजें नहीं देखना है, देखना है ये फिगर। ये फिगर आपको बनाने आ गया तो आपको इन सब चीजों में ज्यादा उलझन नहीं होगा। फिगर बनाने के लिए वही 4 नियम जो हम पहले बता चुके आपको, शायद लेक्चर नंबर 5 या 6 में बताया, तो उसको आप जरूर देखिए। शायद आई थिंक 6, लेक्चर नंबर 6 में बताया है उसको, तो आपको उसको एक बार देख लेना बहुत बहुत जरूरी है। या लेक्चर नंबर 8 में ही होगा, पिछले ही लेक्चर में शायद बताया था, 8 में ही है, 8 में ही। तो आपको वो लेक्चर जरूर देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि ये कैसे बन रहा है। तो आइए केस नंबर 6 की हम बात करेंगे अब। चलिए केस नंबर 6, अगली बार वस्तु को अनंत पर रखेंगे। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, वस्तु को इंफिनिटी पर रखा जाए तब प्रतिबिंब। आइए जरा उसको रखते हैं। ये है हमारे पास एक अवतल दर्पण, ये हो गया इसका प्रधान अक्ष, ये हो गया इसका ध्रुव, ये है इसका मुख्य फोकस और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। अगली बार वस्तु को अनंत पे रखे, अनंत पे रखे है, यानी कि वो वस्तु आपको दिखेगा नहीं, राइट, बहुत दूर रखा है। हाँ, तो बहुत दूर अगर रखा है तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन हाँ वहां से किरणें जो आ रही है वो दिखेंगी। तो बहुत दूर से जो किरणें आती है वो हमेशा समानांतर आती है। तो 2 किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित कराइए। एक तो ऊपर ही ऊपर करा दीजिए, ऐसे परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के निकल जाएगा ऐसे, और दूसरी किरण नीचे से आपतित करा दीजिए।
दूसरी किरण को नीचे से आपतित करा दीजिए और वो भी समानांतर आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों किरणें एक ही वस्तु से निकला हुआ है। परावर्तन के पश्चात पुनः ये कहां से निकलेगा? मुख्य फोकस से। और कहने का मतलब देखिए ये दोनों किरणें मुख्य फोकस पे इंटरसेक्ट कर रही है, मिल रही, यानी कि उस वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनने वाला है। तो यहाँ पे लिखिए सबसे पहले वास्तविक किरणों के कटने से बन रहा है, इसलिए वास्तविक होगा, वास्तविक। अब देखिए वास्तविक है तो ये तय है कि उल्टा भी होगा, क्योंकि वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। दूसरा दर्पण के सामने, तो इसको भी लिखिए दर्पण के सामने। उसके बाद एफ पर, दर्पण के सामने एफ पर। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या? वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा। तो ये थे हमारे पास अवतल दर्पण के 6 केस, जो कि आपको पढ़ना था। केस नंबर 1, जब वस्तु को प्रधान अक्ष और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, वो भी दर्पण के पीछे। दूसरा, जब मुख्य फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। तीसरा, जब सी एवं एफ के बीच रखेंगे तो सी एवं अनंत के बीच बनेगा। तीसरा, जब सी पे रखेंगे तो सी पर ही बनेगा। चौथा, जब सी से और अनंत के बीच में रखेंगे तो सी और एफ के बीच बनेगा। और लास्ट, जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। तो ये था केस 6 केस का, ये थे 6 केस इसके, और ये आपको हमेशा याद रखना है। तो आपको ये, आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अवतल दर्पण का कहां कहां हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे अवतल दर्पण का तो हम लोग प्रतिबिंब सीख गए कि 6 केस हमने देखा, और 6 केस आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके साथ अवतल दर्पण का हम लोग कहां कहां प्रयोग करते हैं ये भी जानना जरूरी है। जैसे अवतल दर्पण में 6 केस हम आपको प्रतिबिंब बनाने को बनाए। 6 केस में देखे होंगे कि मैक्सिमम ऐसा केस दिखा जहां पे प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा था। मात्र 2 केस, यानी केस नंबर 5 और केस नंबर 6 को हटा दे तो बाकी सभी केसों में लगभग प्रतिबिंब बड़ा था। केस नंबर जो 4 था, यानी कि जब वस्तु को सी पे रखे थे तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही था, तो इससे मैटर नहीं करता। लेकिन मैक्सिमम केस में हमने ये देखा कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा था, यानी प्रतिबिंब हमेशा आपको अवतल दर्पण में बड़ा दिखाई देता है, और इसका प्रयोग हम लोग अवतल दर्पण में करते हैं। और अवतल दर्पण का प्रयोग, इस वाले चीज का बड़ा प्रतिबिंब का प्रयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में करते हैं, दाढ़ी बनाने में। तो आइए जरा इसका पहले प्रयोग लिखते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग। अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग। पहला प्रयोग, इसका उपयोग शेविंग मिरर यानी दाढ़ी बनाने में किया जाता है, दाढ़ी बनाने में, शेविंग मिरर के रूप में, यानी कि दाढ़ी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जरा दूसरा इसका यूज सुनिएगा। दूसरा प्रयोग है कि कोई भी जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर जो होते हैं दंत चिकित्सक, वो दांत के बड़े प्रतिबिंब को देखने के लिए अवतल दर्पण का, यानी दंत चिकित्सक, दंत चिकित्सक जो होते हैं दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका पहला प्रयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं, दूसरा दंत चिकित्सक अपने दांत के बड़े प्रतिबिंब को देखने में करते हैं। तीसरा प्रयोग, आपने अपने घरों पे देखा होगा डिश एंटीना, वो कुछ इस तरीके के होता है, ऐसा, वो कुछ अवतल टाइप का ही होता है। जैसे उसपे कोई भी टीवी सिग्नल जब आपतित होता है तो उसको वो एक बिंदु पर मिलाता है,
और मिलाने का एक बिंदु पर फोकसित करने का काम कौन करता है? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण क्या करता है? किरणों को फैलाता है। सिकुड़ाता कौन है? अवतल दर्पण। तो यहां पे जो अवतल दर्पण का यूज, इस चीज का यूज किया जाता है वो टीवी सिग्नल प्राप्त करने में, सिग्नल प्राप्त करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये तीनों बातें समझ में आई होगी। दाढ़ी बनाने में दंत चिकित्सक दांत का बड़ा प्रतिबिंब और टीवी सिग्नल प्राप्त करने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।